हेलो, मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज मैं एमए 4 सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पेपर 3 का शोध प्रविधि भाग 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 2 का यूनिट 2 तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण बताऊंगी। आज के लेक्चर में मैं वर्गीकरण बताऊंगी और नेक्स्ट मैं जो लेक्चर दूंगी उसमें सारणीकरण बताऊंगी। तो हम जानते हैं अनुसंधान में संकेतों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और ये जो संकेत होते हैं वो हमें हर कार्य को बहुत ही सरलता पूर्वक करने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सड़क पर वाहन चलाने में भी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। एरो का निशान आप देखते हैं, धमतरी जाने वाली रोड है या नागपुर जाने वाली रोड है, बस संकेत को देखकर हम बहुत आसानी से चले जाते हैं। इसी तरह से मानचित्रों में भौगोलिक विशेषताओं को बताने के लिए भी संकेतों की सहायता दी जाती है कि ये भारत का मैप है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में धान ज़्यादा होता है, पंजाब में गेहूं की फसल ज़्यादा होती है। इस तरह से कई हम रिसर्च कर सकते हैं। तो वास्तव में ये संकेत जो होते हैं, ये संकेत की सूचना या तथ्य एक ही नज़र में किसी भी बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि ये संकेतों का इतना ज़्यादा महत्व है कि हम संकेतों से बहुत सारे रिसर्च करने में हमें आसानी हो जाती है। हम ये संकेतों के माध्यम से, जैसे इस जगह पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, अभी आप देखोगे कोविड-19 हो रहा है, तो कौन से शहर में, कौन से देश में कितने लोग चपेट में है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, महिला पुरुष में पुरुषों की ज़्यादा संख्या है, 60 से कम वालों की उनको बचा के रखना है, उनकी संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ता है कोरोना का। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम संकेत के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं। तो संकेतीकरण का सामाजिक अनुसंधानों में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। वर्तमान में संकेतीकरण के अभाव में कोई भी सामाजिक अनुसंधान की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। संकेतीकरण में तथ्यों को अंकों या संकेतों में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। डायस और कुक के शब्दों में संकेतन जो होता है वो तकनीकी प्रणाली होती है जिसके द्वारा तथ्यों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। संकेतन के द्वारा कोरे तथ्यों को संकेतों में बदला जाता है तथा कोरे तथ्य मतलब क्या, डाटा जो कलेक्शन किया जाता है उसको संकेतों में बदला जा सकता है तथा वर्गीकरण किया जाता है। संकेतीकरण तथ्यों को वर्गों में संगठित केस की प्रक्रिया होती है और इसमें प्रत्येक मद को वर्ग के अनुकूल संकेत प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए कि जो डाटा कलेक्शन करते हैं, उदाहरण के लिए बाल श्रमिकों के बारे में करते हैं या बुजुर्गों की स्थिति, परिवारों में क्या स्थिति है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम पहले डाटा कलेक्शन करते हैं क्वेश्चनायर वगैरह के द्वारा और फिर हम उसके वो जो डाटा होता है उसको हम वर्गीकरण करते हैं कि उसको देखिए हम एज के आधार पे भी कर सकते हैं, जैसे 60 से ऊपर या 70 से या 80 से ऊपर वालों की किसकी स्थिति कैसी है। फिर उसको हम देख सकते हैं कि अर्निंग वाले हैं या बेरोजगार वृद्ध हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके, उनके पारिवारिक माहौल जो है, गरीब है या मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, उसके आधार पे भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से सारणीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, सारणीकरण किया जाता है। इस प्रकार संकेतन वर्गीकरण, इस प्रकार जो संकेतन है ये वर्गीकरण की एक प्रक्रिया है। समंक प्रायः विशाल समूह के होते हैं। समंक मतलब तथ्य, संख्या जो होती है, हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो जो हम डाटा कलेक्शन होते हैं उसका विशाल समूह होता है और अव्यावहारिक रूप में होता है। और इन आंकड़ों में
ये जो आंकड़े इकट्ठा करती है उससे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि इन्हें व्यवस्थित रूप देने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं कि जैसे 25 से कम उम्र के बच्चे, फिर 25 से ऊपर के जो युवा है उनका, फिर 50 से ऊपर, इस तरह का अपन कोई भी रिसर्च करते हैं। तो इससे हम बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। यह कार्य आंकड़ों से वर्गीकरण, सारणीयन एवं बिंदु रेखी प्रदर्शन के द्वारा किया जाता है। मतलब कोई भी तथ्य है, डाटा है, उस डाटा को हम वर्गीकरण के द्वारा, सारणीयन के द्वारा और बिंदु रेखी प्रदर्शन के द्वारा हम उसको बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी आप देखेंगे कोरोना वायरस का जो दिखाया जा रहा है, किस तरह से डाटा के द्वारा भी दिखाया जा रहा है। आप देखोगे वो क्या कहना चाहिए, डायग्राम बना के दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हम डाटा को व्यवस्थित करके बिल्कुल छोटे से बॉक्स में भी हम पूरी बहुत बड़ी डाटा को दिखा सकते हैं। तो समंकों का वर्गीकरण अपन देखते हैं। ये वर्गीकरण का क्या अर्थ होता है? तो समंक जो होते हैं या तथ्य जो होते हैं, ये जो तथ्य होते हैं, डाटा जो होता है, ये विशेषताओं के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांटने की एक प्रक्रिया है। तथ्यों को अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। तथ्य या डाटा कहना चाहिए, इसको हम अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं और इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। प्रोफेसर L.R. कॉर्नर कहते हैं कि वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता को समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की एक क्रिया होती है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता होती है। मतलब एक जैसी चीजों को हम एक लाइन में रख देते हैं और हम रिसर्च कर सकते हैं या वर्गीकरण कर सकते हैं और हमारा रिसर्च बिल्कुल सही होता है। सिक्राइस्ट कहता है कि वर्गीकरण समंकों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रम अथवा समूहों में क्रमबद्ध व विभिन्न परंतु संबंधित भागों में अलग अलग करने की एक क्रिया होती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं तथ्यों को इकट्ठा करना और उसको वर्गीकृत करना और उसके बाद वर्गीकृत करके हम बहुत सुंदर ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हम जैसे किसी कॉलेज के बच्चों का अध्ययन करते हैं तो कॉलेज में मेरिट में आने वाले बच्चे और थोड़ा एवरेज बच्चे, फिर लो बच्चे, तो इसका अपन कैसे अध्ययन करेंगे? तो इसमें अपन देखेंगे कि वो जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं वो कितना पढ़ाई में ध्यान रखते हैं, उनके घर की स्थिति कैसी, ऐसी बहुत सारी चीजों का हम अध्ययन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्गीकरण की विशेषताएं। फर्स्ट नंबर है वर्गीकरण के अंतर्गत रिसर्च करने वाले द्वारा संकलित तथ्यों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो रिसर्च करता है, वो जो भी डाटा कलेक्शन करता है, उसको हम भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देते हैं। ये पहली विशेषता है। दूसरी वर्गीकरण की विशेषता ये है कि इसके आधार पर तथ्यों की समानता होती है। तथ्य बिल्कुल व्यवस्थित रूप से जमे हुए रहते हैं। वर्गीकरण को यथार्थ रूप में अथवा काल्पनिक रूप से भी प्रकट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो डाटा हमको मिले हैं उसी के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये वर्गीकरण कल्पना के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। इसी तरह से फोर्थ नंबर है कि वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि वर्गीकृत पदों की भिन्नता के मध्य एकता भी प्रकट हो। वर्गीकृत
जो पद हैं उनकी भिन्नता के मध्य एकता भी प्रकट हो, इस तरह से भी वर्गीकरण किया जाता है। अब ये वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये वर्गीकरण, सारणियन, बिंदु रेखीय, ये सब हमें जानना जरूरी है। हम इसको कोडिंग वगैरह कहते हैं, कोडिंग किस तरह से की जाती है। तो हमारा जो रिसर्च है, हम बहुत अच्छे ढंग से इससे हमारे बहुत सारे डाटा और उस बहुत सारे डाटा को थोड़ी सी सारणी बनाकर उसको हम बता सकते हैं। तो वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्गीकरण जो होता है समंकों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रकट करता है। वर्गीकरण जो होता है वो जो समंक है, तथ्य है, हमने जो डाटा कलेक्शन किया है उसको बिल्कुल सरल रूप में छोटी सी चीज आपको बना के डायग्राम बना के दिखा दिया जाएगा, बार डायग्राम बना के दिखा दिया जाएगा, डाट लगा के दिखा दिया जाएगा, एरो दिखा दिया जाएगा और आप उसको बहुत अच्छे ढंग से एक ही बार में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, एक हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर्स हैं और उन डॉक्टरों का वेतन है, वो डॉक्टरों का वेतन है कि 5,000 से 25,000 तक उनको वेतन दिया जाता है। तो 5,000 से 10,000 तक कितने लोग हैं, फिर 10,000 से 15,000 तक के कितने लोग हैं वेतन पाने वाले डॉक्टर, फिर 15 से 25,000 तक कितने लोग वेतन पा रहे हैं और उसका अपन टोटल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं कि कितने डॉक्टरों को कितना कितना वेतन मिल रहा है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि वर्गीकरण जो होता है इसमें इसका उद्देश्य तथ्यों को सरलता से, बहुत ही आसानी से हम देख के बता सकते हैं कि ये वर्गीकरण करके कि हमारा जो हमारा कॉलेज है या हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर इतने लोग हैं और इतने लोगों को इतना इतना वेतन मिलता है, हम फटाक से बस बता सकते हैं। या कोई भी प्रोग्राम है उसको इंडिकेटर दे देते हैं और हम कर सकते हैं इंडिकेट करके। सेकंड नंबर है समंकों का तर्क संगत प्रस्तुतिकरण। वर्गीकरण से हमारी जो समंक है, हमारी जो डाटा है, उसको हम तर्क संगत रूप से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। थर्ड नंबर है तुलनात्मक अध्ययन में सहायता प्रदान करना। तो वर्गीकरण से क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा कलेक्शन हुआ है उसमें हम तुलना कर सकते हैं। जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं कि 2 कॉलेजों का जो बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, मेरिट में आने वाले बच्चों का, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो रहे हैं, तो वो कौन सी एरिया के हैं, बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो मिडिल क्लास हैं, हायर क्लास के हैं, या अपन देखते हैं ग्रामीण रूरल एरिया के हैं। तो इस तरह से हम बहुत अच्छा ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है ये समंकों की समानता तथा असमानता को भी स्पष्ट करता है, सामान्यीकरण को सरल बनाता है। ये संकलित समंकों को आकर्षक एवं संगठित बनाना वर्गीकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। शोधकर्ता के द्वारा संकलित जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को बहुत ही आकर्षक ढंग से वो इंडिकेट कर सकता है और रिसर्च कर सकता है। नेक्स्ट नंबर है समय और स्थान की बचत होती है। वर्गीकरण से समय और स्थान की बचत होती है। शोधकर्ता समंकों को एक ही स्थान पर प्रस्तुत करता है जिससे समय की भी बचत होती है और वो बहुत अच्छे ढंग से कोई भी पढ़ने वाला या रिसर्च करने वाला फटाक से समझ जाता है कि हाँ यहाँ इस एरिया में जैसे अभी कोविड हो रहा है, तो ये जो अभी आप देखेंगे अभी का जो समय है कोरोना वायरस का जो समय है, इसमें किस तरह से जिले वाइज जहाँ पर ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं उसको रेड जोन, ऑरेंज जोन, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर लंबे समय से वहाँ पर ग्रीन जोन, इस तरह से इंडिकेट किया जा रहा है। तो इस तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारे
शोधार्थियों के लिए इस तरह का अध्ययन करना चाहिए। तो समय की भी बचत होती है वर्गीकरण के द्वारा। आदर्श वर्गीकरण के क्या क्या गुण होते हैं, तो अपन देखते हैं। आदर्श वर्गीकरण के गुण है, पहला है वर्गीकरण स्पष्ट और संक्षिप्त होता है। डायग्राम बना दिए, बाई डायग्राम बना दिए, या हम श्रेणी में बांट दिए, हम आगे बताएंगे कि श्रेणियों में बांट दिए और हम बहुत अच्छे ढंग से उसका अध्ययन कर सकते। किसी भी विषय का हम अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। वर्गीकरण की पद्धति को अपनाने के बाद उसे छोड़कर दूसरी पद्धति नहीं अपनाना चाहिए। तो वर्गीकरण जो है वो स्थायी होना चाहिए। वर्गीकरण स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, पहली बात है ना। वर्गीकरण के गुण में पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्गीकरण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और स्पष्ट होता ही है क्योंकि यहाँ पर तथ्यों का संकलन हम अलग अलग भाग में कर देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर और एक उदाहरण आपको बताऊंगी। जैसे स्त्री और पुरुष, भारत में हम जैसे एजुकेशन लेते हैं, लिटरेसी रेट लेते हैं, तो एजुकेशन को जैसे सरल वर्गीकरण में अपन क्या कहेंगे, भारत में कितने स्त्री और कितने पुरुष शिक्षित हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि अब हम इसको सरल से थोड़ा सा बहुगुणीय, आगे मैं और बताऊंगी, बहुगुणीय वर्गीकरण में जाएंगे। तो कैसे, स्त्रियों में कितनी शिक्षित हैं, कितनी अशिक्षित हैं, और उसको और भी बहुत सारे वर्गों में बांट सकते हैं, कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं, आयु के आधार पे बांट सकते हैं। इस तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो वर्गीकरण के द्वारा अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ये वर्गीकरण बिल्कुल स्पष्ट होता है। वर्गीकरण स्थायी होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण लचीला होना चाहिए। वर्गीकरण अगर लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो हमारा जो रिसर्च है वो बहुत अच्छे से होगा। जितनी अधिक लोचशीलता होगी, वर्गीकरण उतना ही अच्छा होगा। फोर्थ नंबर है सजातीयता। शोधकर्ता को समंकों का वर्गीकरण करते समय प्रत्येक वर्ग की इकाई की सजातीयता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है समंकों का वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए। जब भी हम तथ्य डाटा इकट्ठा किए हैं तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। वैसे हर रिसर्च का एक उद्देश्य रहता है। उदाहरण, हम बाल श्रमिकों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए अभी आप भी देखिए वर्तमान में कि कोरोना वायरस से मानव जाति को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए तमाम सारे लोग सैनिटाइज करना है, सैनिटाइजिंग मशीनें लग गई है, बहुत सारे वैक्सीन के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। होम्योपैथी वाले लोग प्रयास कर रहे हैं, एलोपैथी वाले प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो डाटा कलेक्शन करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। और जो हम तथ्य इकट्ठा किए हैं उसको वर्ग वाइज हम बांट देते हैं, तो हमारा जो रिसर्च होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, सरल होता है, संक्षिप्त होता है। हम संक्षेप में भी बहुत सारी बातें को बता सकते, समझा सकते हैं, और हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाता है। अब हम देखते हैं वर्गीकरण की विधियां। वर्गीकरण की विधि में फर्स्ट नंबर है गुण अनुसार विधि। गुण अनुसार विधि में हम देखते हैं कि हम तथ्य एकत्रित करते हैं, उनके गुणों की समानता के आधार पर हम उसको तथ्यों को विभाजित कर देते हैं। और ये जो वर्गीकरण होता है, गुण के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, उसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर है सरल वर्गीकरण, सिंपल क्लासिफिकेशन। इसमें समंकों को किसी एक उपस्थित और अनुपस्थित के आधार पर दो वर्गों में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जनसंख्या, स्त्रियों की इतनी, पुरुषों की इतनी जनसंख्या है। सेकंड नंबर है बहुगुणीय वर्गीकरण। इसमें क्या होता है कि हम जो रिसर्च करते हैं उसमें बहुत सारे वर्गों में उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें दो या दो से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तथ्यों को बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, ग्रामीण जनसंख्या, पहले में हम सरल वर्गीकरण में क्या किए थे, स्त्री और पुरुष, भारत में कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं। और बहुगुणी में क्या होता है, कितनी स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां कितनी शिक्षित हैं, कितनी अशिक्षित है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया की
ये हम कर सकते हैं। फिर उनकी एज के हिसाब से कर सकते हैं, कास्ट के आधार पे कर सकते हैं, हम उनका जो अर्निंग है उसके आधार पे भी कर सकते हैं। इसी तरह पुरुषों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं, मेल का कि शिक्षित है, अशिक्षित है, उनकी आय कितनी है, ये हम कर सकते हैं। वर्गांतर वर्गीकरण होता है। वर्गांतर वर्गीकरण में वर्गों में अंतर पाया जाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण या वर्ग मध्यांतरों के अनुसार वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण किस प्रकार होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण होता है इसमें समंकों के एकात्मक गुणों के आधार पर वर्गों का निर्माण किया जाता है। यहाँ समंकों का वर्गीकरण, हमारे जो तथ्य है इसका वर्गीकरण सामान्यतः वर्ग मध्यांतरों के अनुसार किया जाता है। समंकों में समानता व विषमता को ध्यान में रखा जाता है और इसमें हम छोटे छोटे वर्ग निर्धारित कर देते हैं और उन्हें सावधानी के साथ उन वर्गों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वर्ग की सीमाएं सुविधानुसार तय कर दी जाती है। इसके बाद समंकों को वर्गांतरों में रखा जाता है, इसलिए इसे वर्गांतरानुसार वर्गीकरण भी कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण के अनुसार, यदि किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर का वेतन, वैसे इसको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी इसको और अच्छे से बता रही हूँ कि वेतन 5,000 से 20,000 है। किसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का वेतन 5,000 से 20,000 है। अब हम इसको 3 वर्गों में बांट देते हैं। 5,000 से 10,000 वाले 7 डॉक्टर हैं, 10,000 से 15,000 पाने वाले 10 डॉक्टर हैं और 15,000 से 20,000 पाने वाले 8 डॉक्टर हैं। तो टोटल डॉक्टरों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। तो 5 से 20,000 तक पाने वाले डॉक्टरों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। तो इस तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण में कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। फर्स्ट नंबर है वर्ग सीमाएं या वर्गांतर सीमाएं। इसमें अंक सीमाएं जिनमें एक वर्ग मध्यांतर आता है उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। उदाहरण 25 से 50। अब 25 क्या है? निम्न सीमा, और 50 क्या होती है? उच्च सीमा होती है। वर्ग विस्तार किसी भी वर्ग की निम्न सीमा व उच्च सीमा के मध्य अंतर होता है। उदाहरण के लिए 25 से 50 वर्ग में वर्ग विस्तार क्या हुआ? 25 से 50, दोनों के बीच का जो अंतर कितना हुआ? 25। इसी तरह से वर्ग आवृत्ति प्रत्येक वर्ग के समक्ष प्रदर्शित किए गए या लिखे गए पदों को वर्ग आवृत्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए चिकित्सकों के 5,000 से 10,000 वर्ग मतलब वेतन ग्रेड पाने वाले जो लोग हैं, ये इनकी आवृत्ति है 7। 5 से 10,000 तक वेतन जिन लोगों को मिल रहा है, ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे डॉक्टरों की संख्या 7 है। तो इसको वर्ग आवृत्ति कहा जाता है। मध्य मूल्य या मध्य बिंदु आवृत्ति भी होती है। किसी भी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा के योग को आधा करने के पश्चात जो संख्या आती है वही मध्य मूल्य या मध्य बिंदु कहलाती है। जैसे हम देखते हैं 5,000 से 10,000 वर्ग के मध्य का जो मूल्य है, ये इसको क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं, सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं। तो 5,000 प्लस 10,000 कितना हुआ? 15,000 हुआ। अब 15,000 को, इसका सूत्र है मध्य मूल्य बराबर वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपान 2। तो 15,000 अपान 2 तो कितना आएगा? 7.500। वर्गांतरानुसार वर्गीकरण के प्रकार। वर्गांतरानुसार भी वर्गीकरण किया जाता है और इसके 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर है अपवर्जी पद्धति।
इस प्रकार की जो पद्धति होती है, इसमें प्रथम वर्ग की उच्च सीमा तथा द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा एक समान होती है। ठीक है ना, प्रथम वर्ग की उच्च सीमा और द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा दोनों ही एक समान होती है। और दूसरा है समावेशी पद्धति। समावेशी जो पद्धति होती है वह इसमें प्रथम वर्ग की उच्च सीमा तथा द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा एक समान नहीं होती है, बल्कि एक या एक से अधिक संख्या में कम कर दी जाती है। तो इस तरह वर्गीकरण का अनुसंधान में, सामाजिक अनुसंधानों में, राजनीतिक अनुसंधानों में बहुत ज़्यादा महत्व है। और प्रत्येक रिसर्चकर्ता को, रिसर्चर को ये ध्यान रखना चाहिए कि रिसर्च में जहां हम क्वेश्चन आयर वगैरह पूछने के लिए अवलोकन, साक्षात्कार, प्रक्षेपी और प्रश्नावली जैसी पद्धतियों का उपयोग करते हैं, वहीं पर वो जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं उसको किस तरह से हम वर्गीकरण, संकेतीकरण, सारणीयन के द्वारा हम बहुत सारी डाटा को भी बहुत सुंदर ढंग से, बहुत छोटे से डायग्राम, बाई डायग्राम, संकेतों के द्वारा स्पष्ट रूप से बता सकते हैं और किसी को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार ये ध्यान रखिए कि आप लोग जो है नोटबुक निकालते जाइए और नोट करते जाइए, और आगे का मैं सारणीयन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। धन्यवाद।